गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्न बनाना शुरू कर चुके थे और हम लोगों ने ढेर सारे एनसीईआरटी के प्रश्न बनाए भी। तो हम लोगों ने अब तक जो बनाया वो था पाठ्य नीति प्रश्न, और आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी प्रश्न का अभ्यास। यानी ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था चैप्टर का जो अभ्यास है, जो पेज नंबर 30 में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी पुस्तक में, वो प्रश्न को हम लोग अब डील करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इजी है, पहले से जानते हो कि वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखो यहाँ पर कि वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सिंपल है। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, बहुलक है। इसके ऑब्जेक्टिव भी आता है, कांच वाले का तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो कांच कह रहा है कि कांच जो है वो क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है। तो कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें SiO4 जो इकाइयाँ होती है, SiO4 जो इसमें चतुष्फलक या टेट्राहेड्रल जो उपस्थित होता है, ये लघु परास में होता है, यानी छोटे छोटे चेन बना के छोटे छोटे समूहों में रहता है। लेकिन वही क्वार्ट्ज में, क्वार्ट्ज जो होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्वार्ट्ज सिलिका क्या है? SiO2 सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, और इसमें SiO4 इकाइयाँ जो है वो दीर्घ परासी व्यवस्था में रहते हैं, काफ़ी लंबे लंबे चेन में रहते हैं। तो दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, और लघु परासी व्यवस्था का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। फिर से एक बार सुने कि कांच क्या अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें SiO4 इकाइयाँ लघु परास व्यवस्था का निर्माण करता है। छोटे छोटे इकाइयों में, छोटे छोटे व्यवस्थाओं में, छोटे छोटे श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज में ये ऐसा नहीं है। क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है, और क्वार्ट्ज क्या होता है? SiO4 इकाइयाँ जो होती है दीर्घ परासी व्यवस्था में या उपस्थित रहती है। इस प्रकार देखते हैं कि क्वार्ट्ज जो है वो ये कांच से अलग होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है कि किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? क्वार्ट्ज को पिघला कर, देखो यहाँ, तथा फिर उसे ठंडा कर, तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो कांच ये क्या क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर से एक बार सुना कि क्वार्ट्ज को पिघला कर, इसको जल्दी से पिघला लिए और पिघला के तुरंत ठंडा कर दिए, धीरे धीरे नहीं, तुरंत ठंडा किए, तो ये कांच में परिवर्तित हो जाता है। SiO4 इकाइयाँ का मतलब होता है, आप देखें जो मैं अभी यहाँ लिखा हुआ था, देखो ये Si है, इस तरह से ये क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ये SiO2, तो यहाँ पर देखो SiO2 को हम इस तरह से लिखते हैं जनरली, ये देखो। तो SiO4 इकाइयों का मतलब हुआ इस तरह से व्यवस्थित रहता है। यदि ये लघु परास में व्यवस्थित है तो वो कांच कहलाएगा, लेकिन यदि ये दीर्घ परास में व्यवस्थित है तो ये क्वार्ट्ज कहलाएगा। फिर क्वार्ट्ज को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं, ठंडा करके क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हुआ वो आप ऐसे तो SiO2 का है, लेकिन इसमें इकाइयाँ जो बन रही है वो SiO4 है। तो SiO4 की इकाइयाँ जो है यदि लघु परास व्यवस्था दिखाती है तो कांच है, और यदि दीर्घ परास व्यवस्था दिखा रही है तो वो क्वार्ट्ज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 1.3, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, आणविक, धात्विक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है ये कौन सा ठोस है। आयनिक ठोस है, आणविक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये सभी को आपको बताना है। तो सबसे पहले देखें टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। P4O10 जो होता है वो होता है आपका आणविक ठोस, ये मैंने पहले भी बताया था, आणविक ठोस। दूसरा है अमोनियम फास्फेट, देखो ये आयन में बदल जाएगा, ये हो गया आपका आयनिक ठोस, है कि नहीं? ये क्या हो गया? आयनिक ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या हुआ? जब भी SI रहे, सिलिकॉन रहे, इसका मतलब है वो क्या है?
संयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। उसके बाद I2 क्या है? तो आणविक ठोस है, अणु है ये। खाली I रहता तो अलग बात है, लेकिन I2 है तो आणविक ठोस हो गया ये, है कि नहीं। उसके बाद P4 है, तो P4 भी अणु के रूप में है, ये भी क्या हो गया? आणविक ठोस, आणविक ठोस। फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक कौन सा ठोस हुआ? तो O क्रिस्टलीय, आप तो जानते ही हो पहले से, ये कौन सा ठोस हो गया? O क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या हो गया? सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। फिर पीतल है, पीतल तो धातु से बनता है ना, तो ये हो गया आपका धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। लिथियम ब्रोमाइड है, आयन है, तो ये हो गया आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या हो गया? सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक क्या? ठोस। फिर से एक बार देखो कैसे। टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड P4O10 अणु है, आणविक ठोस हो गया। NH4 अमोनियम फॉस्फेट आयन में बदल जाएगा, ये आयनिक ठोस हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड है, सहसंयोजक ठोस हो गया। I2 है, आणविक ठोस हो गया। P4 है, आणविक ठोस हो गया। प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। ग्रेफाइट है, सहसंयोजक ठोस हो गया। पीतल धात्विक ठोस हो गया, क्योंकि पीतल तो धातु से ही बनता है ना। रुबिडियम जो है Rb, वो भी धात्विक ठोस है। लिथियम ब्रोमाइड आयनिक ठोस है। और सिलिकॉन है, सहसंयोजक ठोस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है 1.4 उप सहसंयोजक संख्या का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न उसी में है, निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है? इसमें पहला है एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, दूसरा है एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना। तो ये दोनों प्रश्न में का उत्तर मैं अभी दे रहा हूँ। उप सहसंयोजक संख्या का क्या अर्थ है? तो एक गोला अन्य निकटवर्ती जितने गोले के संपर्क में रहता है उसे उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। याद भी होगा आपको कि क्या है? एक गोला अन्य निकटवर्ती गोले, जितने गोले के संपर्क में रहता है, जितने गोले के संपर्क में रहता है उसे उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अभी देखो, अभी आपको मैं बताऊं, ये देखो, ये स्ट्रक्चर को देखो आप, है कि नहीं? ये देखो इस तरह से बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बना हुआ है। अब आपको ये देखना है कि एक गोला कितने गोले के संपर्क में। तो देखो ये गोला कितने गोले के संपर्क में? ये वाला 1 2 3 4 5 6, यानी इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। मैंने पहले पढ़ा रखा है, सब दोबारा बताना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो अब ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है कि एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का उप सहसंयोजक संख्या क्या है? यानी एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? घनीय क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। और CCP के उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है? 12 हो गया। दूसरा है उसी में है दूसरा, एक अंतः यानी बॉडी केंद्रित घनीय संरचना यानी कि BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से, इसका उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है? 8 बस। तो एक गोला अन्य जितने गोले के निकटवर्ती जितने गोले के संपर्क में रहता है उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर है एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में कितने एक गोला कितने गोले के संपर्क में रहता है? तो 12 गोले के, यानी इसका उप सहसंयोजक संख्या 12 हो गया। और एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना का उप सहसंयोजक संख्या क्या हो गया? 8 हो गया। बस
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 1.5। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाएँ ज्ञात है तो क्या आप उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है लेकिन आंसर बहुत ही सीधा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, मैं उत्तर लिख रहा हूँ कि आपको पढ़ाया था D = Z इंटू एम बाय A क्यूब इंटू Na। यही है ना, यही इसका उत्तर है। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा, तो भाई इतना छोटा नहीं, इसको आप डिटेल में जाके इसको प्रूव करना होगा, यानी इतना लाना होगा। तो इसके लिए मैंने लेक्चर में पहले पढ़ा रखा है, लेक्चर 3 या 4 या जब भी हो, इसमें ठोस अवस्था लेक्चर में ये वाला मैंने इसको इस समीकरण को लाया था, वहाँ जाके आप उसको लिख लेंगे। बस यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो D बराबर क्या है, Z इंटू एम बाय A क्यू बाय Na, जहाँ D क्या है, D है घनत्व या रो का यूज कर सकते हैं, Z है परमाणु की संख्या, M है मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान का भी यूज करते हैं यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान, A है कोर की लंबाई और Na है एवोगाड्रो संख्या। Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या है और इसे सूचित किया जाता है Na से, और साथ में 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ कैपिटल A भी यहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने कैपिटल A यूज किया था, यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। अब लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी M पूछ रहा है। M कैसे निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, Z इंटू एम स्मॉल m होगा, है ना, बाय बराबर, नहीं यहाँ कैपिटल M होना चाहिए, है कि नहीं। तो Z इंटू एम इक्वल्स क्या हो गया, इक्वल्स हो गया D इंटू A क्यूब इंटू Na। तो हमको निकालना है मोलर द्रव्यमान यानी परमाणविक द्रव्यमान यहाँ निकालना है। तो M बराबर क्या हो गया, D इंटू A क्यूब Na बाय Z इंटू M। बस हो गया, और क्या, तो बस बन गया, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, D बराबर क्या है, Z इंटू एम बाय A क्यूब इंटू Na। D क्या है, घनत्व है, Z क्या है, परमाणु की संख्या, M क्या है, मोलर द्रव्यमान, A क्या है, कोर की लंबाई, Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या। तो अब क्या है, हमको निकालना था, M निकालना था परमाणविक द्रव्यमान। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, Z इंटू एम इक्वल्स क्या हो गया, D इंटू A क्यूब इंटू Na। तो M इक्वल्स Z नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ M नहीं होगा, तो क्या हो गया, Z। M बराबर क्या हो गया, A क्यूब इंटू D इंटू A क्यूब इंटू Na बाय Z। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आज मैंने कुछ कम क्वेश्चन बनवाए, लेकिन मैं कल फिर बनवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।